Welcome back, students. In today's lecture, we will discuss what are central forces, their examples, and their important properties. So, let me start first with the definition. So, class, according to definition, central forces are those forces which are either directed away or towards a fixed point, and their magnitude depends upon the distance from the सेंट्रल पॉइंट। ओके, तो इसको डिस्कस करते हैं एक बार। मान लेता हूँ मैं, ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। मान लो ये मेरा मास है m और इससे r डिस्टेंस पे एक छोटा मास रखा हुआ है स्मॉल m। तो आपको पता है दोनों के बीच में, दोनों मासेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये फोर्स जो होगा ये along the line, it will be along the line joining the center of masses। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, समझ पा रहे हैं। तो छोटा मास है जो स्मॉल m, इट विल बी अट्रैक्टेड बाई दिस कैपिटल M मास। ठीक है, अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ और ये मेरा पॉइंट है P जहाँ पे छोटा मास रखा है स्मॉल m, तो डिस्टेंस आप ओरिजिन से मेजर करेंगे, यानी कि वेक्टर r की डायरेक्शन होनी चाहिए O टू P। अब ये जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा है स्मॉल m के ऊपर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट इज़ अपोजिट टू r कैप। तो ये आपकी r कैप की डायरेक्शन है और आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, बट ये r का फंक्शन होता है। हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 एंड m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच में, दैट इज ए फंक्शन ऑफ r एंड इट इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन विल बी r कैप के अपोजिट, यानी कि माइनस r कैप। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं एक जनरल डेफिनेशन इसकी बनाऊँ तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा प्लस माइनस। ठीक है, अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर के होंगे तो माइनस साइन आएगा, और फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस रिपल्सिव टाइप के होंगे, ठीक है, तो हम पॉजिटिव साइन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब नेगेटिव का तो हमने देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लिया जिनकी डायरेक्शन माइनस r कैप के एलोंग आई। ठीक है, अब हम एक पॉजिटिव वाला एग्जांपल और ले लेते हैं। तो ये जो एग्जांपल था हमारा, ये हमने अट्रैक्टिव फोर्स का केस लिया और इसमें डायरेक्शन आएगी माइनस r कैप। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं और दूसरे एग्जांपल में मैं चार्ज ले लेता हूँ। मान लो ये अपना सेंट्रल पॉइंट है O, जिससे आप डिस्टेंस मेजर करेंगे, जिससे आप r मेजर करोगे। ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, मान लो ये पॉइंट है आपका r पॉइंट, s पॉइंट ले लिया मैंने ये, और O पॉइंट के ऊपर एक चार्ज रखा है कैपिटल Q, S पॉइंट के ऊपर दूसरा चार्ज रखा है स्मॉल q। इनके बीच का जो गैप है, दिस इज़ द डॉटेड लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। ओके, अब दोनों का जो नेचर है वो कैसा है? सेम नेचर है। अपोजिट नेचर होता तो ये अट्रैक्ट करते, सेम नेचर है तो ये रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कोलम्बिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, और क्योंकि ये सेम टाइप के हैं तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ फोर्स होगा दैट इज़
कूलम्बिक रिपल्सन, तो कूलम्बिक रिपल्सन होगा। और अपना सेंट्रल पॉइंट है O पॉइंट, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। समझ आ रही है? तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ से दैट द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q वी कैन राइट F इज़ फंक्शन ऑफ R। तो जब भी इस टाइप के फोर्सेज बनेंगे जो R डिस्टेंस का फंक्शन हो, उनको आप बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेज। एक कंडीशन ये भी होती है कि जो फोर्सेज हैं दोज शुड एक्ट आइदर टुवार्ड्स ए फिक्स पॉइंट और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड द मैग्नीट्यूड मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ R। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। और ये आपका रिपल्सिव टाइप का फोर्स है, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है ये इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं R सेंट्रल पॉइंट O से मेजर करता हूँ तो ये जो फोर्स है अपना FR, इसकी डायरेक्शन जो होगी दैट विल बी अलोंग R कैप। समझ पा रहे हो? तो जब भी आपके रिपल्सिव फोर्सेज होंगे, हमारी डायरेक्शन जो होगी वो R कैप के अलोंग आएगी। तो इसलिए यहाँ पर आएगा प्लस R कैप। ओके, ये लगा दिया R कैप। एंड दिस इज़ द फोर्स वेक्टर F। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है। और जो पहले हमने फाइंड आउट किया था यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ये जो मैग्नीट्यूड आया था ये ग्रेविटेशनल फोर्स का आया था। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा अपना, ठीक है, एक सेकेंड, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू वेक्टर FG, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द स्मॉल मास। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन है दीज आर द फोर्सेज विच आर आइदर डायरेक्टेड टुवार्ड्स ए फिक्स पॉइंट और अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट हुज मैग्नीट्यूड इज ए फंक्शन ऑफ R। तो पोज करके इसको नोट कर लें और जो मैंने कहा है उसको लिख लें। तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। डेफिनेशन, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आएंगे। दूसरा पॉइंट कहता है जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। तो दूसरा पॉइंट है अपना कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको, दीज फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? जो भी हमारा सिस्टम है जिसमें सेंट्रल फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज़ इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट विल रिमेन कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम कांस्टेंट होगा, ना कि इंडिविजुअली। तो कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ चेंज इन टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये क्या आना चाहिए? ये ज़ीरो आना चाहिए। और अगर ये ज़ीरो आया तो यहाँ से आप क्या इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं? यू कैन सी इफ़ दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो इट मीन्स डेल्टा टी दिस इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी में पॉजिटिव चेंज है, कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी घटेगी, क्योंकि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी उतना ही है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, समय के साथ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी
इज एट द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। और दूसरा क्या समझ सकते हैं, इंक्रीज, अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी दैट इंक्रीज विल बी एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हो? तो ये बात है। अब इसको कैसे समझें, इसके लिए भी हम ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्सेस का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेता हूँ मैं, ये मेरा अर्थ सरफेस है, ठीक है, दिस इज़ आवर अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस से अगर मैं एक मास को उठा करके, ये मास है मेरा, ठीक है, और मैं इस मास को यहाँ पे ले आया, तो जो इसका सेंटर है मैंने उसको रेज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर h हाइट से अगर मैं इसको रेज करता हूँ तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू mgh, ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी इस पार्टिकल की h हाइट के ऊपर। यहाँ पर आप समझें इस चीज़ को, हमारे पास पार्टिकल ये रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 0, तो टोटल एनर्जी mgh हुई। पर अगर मैं इस पार्टिकल को ए पॉइंट से छोड़ देता हूँ, व्हाट विल हैपन, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा इसके ऊपर और वो इसको नीचे खींचेगा और ये जो मास है ये धड़ाम से नीचे गिरेगा। ये जो मास है आपका ये नीचे गिर गया, नीचे गिरेगा तो उससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, बट आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो गई, घट गई। बट दोनों का जो सम होगा दैट विल बी अगेन इक्वल टू mgh, ठीक है। एंड वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, वेलोसिटी दिस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², दिस विल बी इक्वल टू mgh। तो m से m कैंसिल हो जाता है आपका, ये आपका m है, ये कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी का यूज करके वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 2gh अंडर द रूट। तो देखिए अब इसकी संभावना कब बनी, इसकी संभावना तभी बनती है जब एनर्जी को आप कैसा मानते हैं, कंजर्वेटिव। जो फोर्सेज हैं वो कैसे मानते हैं यहाँ पे, कंजर्वेटिव, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या मानते हैं, वो क्या हो आपका कांस्टेंट हो, तभी आप ये रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो देखिए दो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, नंबर 1 सेंट्रल फोर्सेज की डेफिनेशन, दूसरा दीज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, टोटल एनर्जी है आपकी वो कंजर्व रहती है। अब इससे अगली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको समझने के लिए अब उसको, ये हो गई ख़त्म प्रॉपर्टी, यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी इधर चालू करते हैं। तो ये जो फोर्सेज हैं हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब देखो अगर मैं फोर्स का डॉट प्रोडक्ट ले लूँ डिस्प्लेसमेंट के साथ तो ये मुझे क्या प्रोवाइड करेगा, dw, ये आपको पता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, सेंट्रल फोर्स फील्ड में मैं किसी पार्टिकल को मूव करवाऊँ वंस अराउंड ए क्लोज सर्किट, वंस अराउंड ए क्लोज पाथ, ठीक है, तो पाथ कैसा हो, क्लोज हो, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो, तो उस केस में जो वर्क डन होगा, वर्क डन ओवर ए क्लोज पाथ, मैंने रिंग लगा दी है तो रिंग लगाने से ये पाथ कैसा हो गया, क्लोज पाथ। दिस विल बी इक्वल टू, ये आएगा मेरा एफ डॉट dr, ठीक है, और इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू बिग जीरो ZERO। तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन बाई सेंट्रल फोर्सेज ओवर ए क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी आप
आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी आप ऐसा कर सकते हैं और कूलम्बिक फोर्सेस में भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, दोनों ही एग्जाम्पल हैं आपके सेंट्रल फोर्सेस के। ठीक है, तो एक इसमें हमारे पास बनता है एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल पूछता है आपसे सेंट्रल फोर्सेस को डिफाइन करें, उनके एक एक दो दो एग्जाम्पल दें और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन करें। तो प्रॉपर्टी मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ के साथ आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हमने कौन सा लिया, कूलम्बिक फोर्सेज, कूलम्बिक फोर्सेज। ठीक है, कूलम्बिक फोर्सेज एंड प्लस दूसरा मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ठीक है, तो सीखते रहो, नोट करते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो, फिर ये काम आएंगे ज़िंदगी में। और इसकी और प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे, और प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी है ये वाली, यहाँ पर आ जाइए, ये प्रॉपर्टी, तो इसी प्रॉपर्टी से हम ड्रा करेंगे अगली प्रॉपर्टी। और उसके लिए आपको एक थ्योरम का पता होना चाहिए, और थ्योरम है कौन सी, स्टोक्स थ्योरम। और स्टोक्स थ्योरम क्या काम करती है, क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इसकी स्टेटमेंट क्या है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट है लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड। तो वेक्टर, कौन से वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, फोर्स की, और फोर्स भी कौन सा, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है स्टोक्स थ्योरम की, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड एफ डॉट टी आर। तो ये लाइन इंटीग्रल हुआ। ठीक है, या मैं इसको यूँ लिख लूँ, लाइन इंटीग्रल में और रेडियस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता हो अगर आपको, तो आप इसको यूँ कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं डी एल, कोई दिक्कत नहीं, ओवर क्लोज पाथ, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ, दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल, ये आपका सरफेस इंटीग्रल है, और सरफेस है ओपन और पाथ है आपका क्लोज। ठीक है, और सरफेस अपना है ओपन, ओपन। ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, तो वेक्टर फील्ड है अपना एफ जो कि सेंट्रल है, डॉट डी एस। तो देखिए आप देख पा रहे हैं वेक्टर लगा दिया। तो ये है स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर इस स्टेटमेंट का यूज़ करूँ, ठीक है, और इस थ्योरम का यूज़ करूँ और इस प्रॉपर्टी का यूज़ करूँ, तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, वर्क डन ओवर क्लोज पाथ दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है ये वर्क डन ओवर क्लोज पाथ दे रहा है आपको, और पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें हमने स्टडी किया है ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी ये वाली राइट हैंड साइड ये भी क्या बनेगी, जीरो बनेगी। ये जीरो कब बनेगी, जब आपका ये जो इंटीग्रांड है ये जीरो होगा। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आ गया, दैट इज़ कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दूसरा इसको क्या कह सकता हूँ मैं इसको बोल सकता हूँ, अगर मैं इसको शब्दों में लिखूँ तो ये स्टेटमेंट बनेगी, कर्ल ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव भी होते हैं तो इसको यूँ भी बोल सकते हैं, कर्ल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी और भी हैं इसकी, और एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं, ये चूज़ कर लिया मैंने कलर, और यहाँ पे ये थोड़ा सा हो गया गड़बड़, तो कोई नहीं, इसको सेपरेट कर लो भाई प्रॉपर्टीज़ को, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एक प्रॉपर्टी है अब यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी यहाँ लिख देता हूँ। तो प्रॉपर्टी क्या है, जो आपके सेंट्रल फोर्सेज होते हैं उनमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्लैनेटरी मोशन का आप एग्जांपल ले सकते हैं। तो प्लैनेटरी मोशन
आपकी मान लो ये आपका प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है, और यहाँ पर आपका स्टार है सन, रेड, हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, एंड ये आपका मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस बना दिए, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों रेड लाइन कट कर रही हैं ये है आपका सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है, और ये है आपका प्लेनेट यहाँ पर मान लो, और यहाँ से प्लेनेट आपका मूव कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ एपोगी होता है, एफिलियन होता है, तो इसको पी ना लिखने की बजाय कुछ और लिख लो। सपोज यहाँ पे है अपना अर्थ, ठीक है ना, अर्थ भी एक प्लेनेट है और सन एक स्टार है, ठीक है। तो इस केस में देखिए क्या कह रहा है कि जो एंगुलर, अब यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन से फोर्स हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं। नोट कर देते हैं यहाँ पे दीज आर ग्रेविटेशनल, और पता लगा है हमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके सेंट्रल फोर्स होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल फोर्स आपके कंजर्वेटिव भी होते हैं, कंजर्वेटिव, ठीक है। हमने पता किया कि इनकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, ठीक है, ये भी हम देख चुके। अब हमें देखना है कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम है एल, एंगुलर मोमेंटम विच इज़ गिवन बाय क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड फोर्स, और फोर्स कौन से अपने सेंट्रल फोर्स, ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, ये रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। अब इस बात का कैसे पता लगेगा, इस बात का, ये मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा ये पेन वैन के चक्कर में कंफ्यूज हो गया यहाँ पे। इसको देखिए अब, तो देखो यहाँ पे एल, एल इक्वल टू क्या होता है, दिस इज आर क्रॉस पी लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो पी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है, और ये पी कौन सा होता है, ये होता है आपका पी, दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रखें तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए, ये जस्टिफाई करने के लिए कि ये कांस्टेंट है या नहीं है, हम यूज़ करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, टाउ, ठीक है, और रोटेशनल मोशन है आपकी, और रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो इसमें जो टाउ है दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो अगर एफ़ की वैल्यू मैं पुट करूं, अब एफ़ किसकी बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की, ठीक है, यानी कि सेंट्रल फोर्सेस की एग्जांपल, सेंट्रल फोर्सेस की बात हो रही है जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक एग्जांपल हमने चूज़ कर लिया, ठीक है। तो सेंट्रल एज पर डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्सेस आर इक्वल टू, यहाँ पे देखो, अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं वो आपके कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव, ठीक है, अट्रैक्टिव होंगे तो इनकी डायरेक्शन होगी माइनस आर कैप, ये मैं पहले पॉइंट में बता चुका। तो यहाँ पे लिखेंगे एफ, और मैग्नीट्यूड दैट इज़ फंक्शन ऑफ आर एंड आर कैप, क्योंकि ये अट्रैक्टिव नेचर के हैं इसलिए माइनस लगाया। तो ये बात, अब अगर इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मेरे पास टॉर्क क्या आएगा,
ठीक है। तो टॉर्क विल बी आर क्रॉस। और एक और बात, वेक्टर आर को क्या लिख सकते हैं, कोई भी वेक्टर हो जाए, दैट कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट वेक्टर अलोंग इट्स डायरेक्शन दैट इज आर कैप। तो वेक्टर आर को यहाँ पे आर कैप की टर्म में लिख देता हूँ। ये आ गया मेरा, देखो आर इंटू आर कैप, ठीक है। और इसका आपको क्रॉस लगाना है एफ के साथ, और एफ की वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू नेगेटिव ऑफ आर कैप, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको, यू कैन सी आर एंड एफ आर माइनस आर एफ आर, और आ गया अपने पास आर कैप क्रॉस ऑफ ए वेक्टर विद इट सेल्फ दैट इज जीरो। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, हमारा जीरो आ गया। बट एक बात समझने की है, आपका जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ आपको क्या कहता है कि जो टॉर्क है ना, टॉर्क टाउ, दैट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। बट टॉर्क इट सेल्फ कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो। ये अपने आप जीरो है, तो ये एल को क्या परिवर्तित करेगा, तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, डेल्टा एल डी एल बाई डी टी दैट इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जो एल है आपका वो रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। एल रिमेन्स कंजर्व्ड अंडर सेंट्रल फोर्सेज। तो एक ये बात भी हमें पता लग गई, ठीक है। सो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वगैरह है वो हम बाद में करेंगे। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम नेक्स्ट अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, ठीक है। और ये जो वीडियो लेक्चर है ये पहला पार्ट है, प्लेनेटरी मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। तो जो सेंट्रल फोर्स है उसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप रट लें, समझ लें, ठीक है। पर जब भी यूज़ करें हम आगे वीडियो लेक्चर्स में, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। इफ़ यू फाइंड इट informative, please share and subscribe. Thanks for watching again.